हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड वाली बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल। तो बच्चों, पहला हम बात करते हैं मानव भूगोल का मतलब क्या होता है। तो जो मानव भूगोल का मतलब क्या होता है, यानी मानव समाज और धरातल के बीच जो भी संबंध होता है उनका जो अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। जैसे मानव समाज में हम बेसिकली क्या करते हैं, मानव समाज में जैसे मनुष्य किस तरह से रहता है, क्या क्या क्रियाकलाप करता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वही धरातल के बारे में पहाड़, पर्वत, झरने, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो इन दोनों में जो भी संबंध होता है और उन संबंधों का जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा मानव भूगोल कहलाता है। और जो मानव भूगोल है उसके जो जनक है वो फ्रेडरिक रेडजल है। कौन है बच्चों? फ्रेडरिक रेडजल को क्या माना जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है मानव भूगोल की विचारधाराएं। अगर बात की जाए मानव भूगोल की विचारधाराएं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चयवाद। बच्चों, निश्चयवाद को नियतिवाद या पर्यावरणवाद भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मानव के क्रियाकलाप यानी मनुष्य जो भी काम करता है उस पर प्रकृति का नियंत्रण होता है। अर्थात मनुष्य क्या होता है, प्रकृति का दास होता है। और इसमें सक्रिय भूमिका क्या कौन निभाता है? प्रकृति। और निष्क्रिय भूमिका निभाती है आपका मनुष्य जो है वो निष्क्रिय भूमिका निभाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। आदिम काल में क्या होता था, जब आदि मानव जब मनुष्य था तो उस समय क्या होता, तीव्र वर्षा होती थी। तो तीव्र वर्षा में मनुष्य क्या होता था, बाहर घूम नहीं सकता था, ठीक है, तो गुफाओं में ही रहा करता था। तो वो बाहर जाके कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि वो मनुष्य बाहर जाके काम नहीं कर पा रहा है और वर्षा हो रही है, ठीक है ना। तो यानी वर्षा प्रकृति है ना, और जो मनुष्य है उसकी कोई भी काम नहीं कर रहा। तो प्रकृति का मनुष्य पर क्या होता है, नियंत्रण होता है निश्चयवाद की अवधारणा में। और निश्चयवाद की अवधारणा में मनुष्य क्या बन गया, उसमें मनुष्य कोई काम नहीं कर पा रहा ना, तो मनुष्य क्या हो गया, प्रकृति का दास हो गया। यहाँ सक्रिय भूमिका कौन निभा रहा है, प्रकृति, और निष्क्रिय भूमिका कौन निभा रहा है, मानव। इससे क्या आ जाता है, मानव के प्राकृतिकरण के नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवाद की अवधारणा को मानव के प्राकृतिकरण के नाम से भी जाना जाता है। और इस विचारधारा के समर्थक अलग अलग लोग हैं, जैसे कि आपका फ्रेडरिक रेडजल और एलन सीसेपल इस विचारधारा की समर्थक हैं। दूसरा विचारधारा आती है संभाववाद की विचारधारा। अब संभाववाद की विचारधारा क्या कहती है कि मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकता है, पर्यावरण में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि सपोज पहाड़ है, अब पहाड़ के दूसरी तरफ तो हम नहीं जा सकते थे ना पहले, लेकिन अब मनुष्य ने क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार पहाड़ में ही क्या कर दी, मतलब छेद कर दिया या ड्रिलिंग करके क्या कर दी, मतलब जो भी रेलवे होता है ना, उसको पार कर दिया। तो यानी गुफा बना दी, ठीक है, जिससे पहाड़ को हम पार कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करा कि अपनी सुविधा के अनुसार क्या करिए, पर्यावरण में परिवर्तन कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, संभववाद की विचारधारा कहलाएगी। और संभववाद की विचारधारा में क्या होता है, मनुष्य जो होता है वो सक्रिय भूमिका निभाता है और मानव निष्क्रिय। इसीलिए इस विचारधारा को प्रकृति के मानवीकरण के नाम से भी जाना जाता है। संभववाद की विचारधारा के जो समर्थक हैं वो हैं विडाल डी ब्लास और फैब्रे जैसे जो लोग हैं वो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं नवनिश्चयवाद की। तो नवनिश्चयवाद की विचारधारा के जो जनक हैं वो ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर हैं। अब नवनिश्चयवाद विचारधारा कहता क्या है, ये क्या करता है, संभववाद और निश्चयवाद दोनों के मध्य का रास्ता प्रस्तुत करता है। और ये बताता है कि ना ही प्रकृति ही सब कुछ है और ना ही मानव। क्या बताता है, ना ही प्रकृति ही सब कुछ है और ना ही मानव, ठीक है ना। और इसे रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमें विकास लगातार नहीं करना चाहिए, हमें रुक रुक के विकास करना चाहिए, ताकि प्रकृति भी क्या कर सके, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर सके, उसे समय मिल सके, ठीक है। तो निश्चयवाद के नवनिश्चयवाद की अवधारणा में क्या होता है, इसे रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हमारा मानव प्रयासों की छाप प्रकृति पर स्पष्ट नजर आती है। तो आप सभी को पता है कि मानव जो भी काम करता है तो प्रकृति पर उसकी छाप दिखाई देती है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, तरंगित ढालों पे क्या होती है, सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो अब आपने देखा होगा जो पहाड़ों पर है, तो पहाड़ों पर क्या होता है, जो मनुष्य है वो अपनी सुविधा के अनुसार सीढ़ी नुमा कृषि करता है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, प्रकृति में
मतलब प्रकृति पे जो सीढ़ीनुमा कृषि करी तो हम मनुष्य की छाप दिखी कि नहीं दिखी, क्योंकि अगर पहाड़ों पे तो मनुष्य ही तो खेती करेगा ना, ठीक है, सीढ़ीनुमा कृषि, तो इसी किसकी छाप दिखी, मनुष्य की छाप दिखी। दूसरा है मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना, मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए जितने भी सैटेलाइट्स है वो अंतरिक्ष में गए हैं, तो अंतरिक्ष में भेजा किसने है, मनुष्य ने। अंतरिक्ष एक प्राकृतिक था और हमने क्या उसे भेज दिया, तो प्रकृति पर क्या दिख रही है, मनुष्य की छाप दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ भूमि पर सड़क हो गया, कृषि हो गया और रेलवे का निर्माण करना, ये सभी चीज़ें हमें क्या दर्शाती हैं, मानव प्रयासों की छाप प्रकृति पर नजर आती है, इस चीज़ को स्पष्ट करती हैं। इसके साथ साथ अंडरपास, वे और समुद्र पार जल मार्गों का निर्माण करना, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दर्शाती हैं, मानव प्रयासों की छाप प्रकृति पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, इस बात को क्या करती है, सिद्ध करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रकृति अवसर प्रदान करती है। आप सभी को पता है कि हमें प्रकृति क्या देती है, अवसर देती है, और मानव क्या करता है, उन अवसरों का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का क्या करता है, विकास करता है। अब जैसे हमने क्या किया, जैसे आदि मानव ने क्या किया होगा, 2 पत्थर को लिया होगा, तो पत्थर तो प्रकृति है, प्राकृतिक है ना, तो उन 2 पत्थरों को लिया और पत्थरों को आपस में घिसा, जिससे क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई, और ऊष्मा से किससे खोज हुई, आग की। तो मनुष्य ने पहले प्रकृति के नियम को समझा कि अगर हम 2 पत्थरों को आपस में घिसेंगे तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिससे आग की खोज होगी, जिससे आग उत्पन्न होगी। तो मनुष्य ने इससे पहले क्या किया, प्रकृति के नियम को समझा, ठीक है ना। इसके साथ एक और होता है, जैसे अब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने या डॉक्टरों ने विभिन्न प्रकार के डीएनए, आप सही होता है डीएनए की खोज हुई, तो डीएनए की खोज से क्या हुआ, अनेक अनुवांशिक बीमारियों पर क्या पाया गया, विजय पाई गई। इसका मतलब क्या है, आप सभी को पता है जितने भी वायरसेस होते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले हम जानने के लिए सबसे पहले क्या पता करेंगे, हम ब्लड पे जाएंगे, यानी डीएनए से ही तो हम पता करेंगे ना, ठीक, तो और तो फिर क्या होता है, हाँ, तो डीएनए की खोज से क्या हुआ, अनेक बीमारियों पर क्या पाई गई, विजय पाई गई। इसके साथ साथ मनुष्य ने वायु के नियम को समझा कि मतलब समताप मंडल या क्षोभ मंडल, इन सब चीज़ों के बारे में समझा कि समताप मंडल किस में पाया जाता है और किस में हम लोग हवाई जहाज चला सकते हैं। तो पहले मनुष्य ने क्या किया, वायु की गति के नियम को समझा कि वायु गति किस तरीके से करती है, और फिर इस तरीके से किसका निर्माण कर दिया, वायुयान का निर्माण कर दिया। तो यहाँ मनुष्य ने क्या किया, प्रकृति के नियम को समझा। अब बात करते हैं मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र, अर्थात मानव भूगोल में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, मानव भूगोल में हम विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, यानी आपको पता है कि अगर केवल भारत ही देखा जाए तो भारत में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग संस्कृति और धर्मों का अध्ययन करना सांस्कृतिक भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक भूगोल। आप सभी को पता होगा जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही वो रहना ज़्यादा पसंद किया करता है, तो इन चीज़ों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों नगरीय भूगोल। नगरीय हम आगे जाके इस चैप्टर में, हम इस बुक में आगे जाके पढ़ेंगे नगरों के प्रकार, जैसे सन नगर होते हैं और भी बहुत सारे नगर होते हैं, तो इन नगरों का अध्ययन करना नगरीय भूगोल कहलाता है। फिर आता है जनसंख्या भूगोल। कहीं जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है, कहीं जनसंख्या बहुत ही कम है, तो इन चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, जनसंख्या भूगोल में करते हैं। एक आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का मतलब क्या होता है कि जहाँ किन क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं और क्यों होती हैं राजनीतिक गतिविधियाँ। जैसे अगर बात की है दिल्ली, तो दिल्ली में आपको पता है दिल्ली हो गई, चंडीगढ़ हो गया, ये सारे के सारे राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आता है आवासीय भूगोल, यानी मनुष्य किन किन क्षेत्रों में निवास कर सकता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, आवासीय भूगोल में करते हैं। और आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप करता है जिससे वो आय प्राप्त कर सकता है। जिससे हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, आपने पढ़ा ही होगा इस चीज़ को 10th क्लास में या 11th में पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिसमें व्यवहारवादी भूगोल, यानी मनुष्य किस प्रकार से व्यवहार करता है, इन सब चीज़ों का व्यवहारवादी भूगोल। और सामाजिक कल्याण भूगोल, यानी समाज का किस प्रकार से कल्याण किया जा सकता है। ऐतिहासिक चीज़ों का अध्ययन करना ऐतिहासिक भूगोल कहलाता है। ठीक है। चिकित्सा संबंधी भूगोल। चिकित्सा संबंधी आपने देखो एक हमारे आगे चैप्टर में है, एक टॉपिक है चिकित्सा पर्यटन।
ठीक है ना। जब मनुष्य को क्या होता है कि चिकित्सा के साथ साथ पर्यटन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है तो उसे चिकित्सा भूगोल कहते हैं, ठीक है ना। इसको आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक आता है लिंग भूगोल, यानी स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात को जानना कि किन क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, किन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, या लिंग अनुपात का अध्ययन करना हमारा लिंग भूगोल कहलाता है। तो ये भूगोल बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ ही तक था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत छोटा है,